हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सुरेंद्र जायसवाल। बच्चों, मैंने जो केमिस्ट्री में मोस्ट स्कोरिंग बट जो नेग्लेक्टेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर बार इसके क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। नीट में, जेई मेंस में एवरी ईयर अगर आप 10 साल के पेपर्स को देखोगे तो एवरी टाइम यू विल फाइंड वन क्वेश्चन एटलीस्ट। तो बच्चों, इनका एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली है ना, आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस के लिए, सो दैट कि जो भी वीडियो आपके पास जो मैं बनाऊँ वो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे आपको प्रेस करना है। और दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें सो दैट और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करो, ठीक है ना। अगर उसमें कोई भी डाउट रहता है तो भी आप पूछ सकते हैं। एंड हाउ, है ना, लगा कैसा आपको, ये ज़रूर करते रहें सो दैट कि हमें पता लगना चाहिए कि, है ना, कि मैं कर कैसा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो होता है ना सेल के साथ, है ना, सेल का जो यू कैन से दैट जो आउटर सरफेस है उस पर क्या लगा होता है, रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। तो रिसेप्टर, केमिकल मैसेंजर, इनका जो इंटरेक्शन है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी ड्रग्स हम लोग इसमें इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर हम हिस्टामिन की बात करेंगे या फिर ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये इसी पे क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का रोल है, किसका, रिसेप्टर का, और किसका, केमिकल मैसेंजर का, ठीक है। तो हमने बताया था ना बच्चों कि रिसेप्टर क्या होता है कि जो भी सेल होता है, सेल का जो ऊपरी सरफेस होता है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ये सेल है, ठीक है। तो ये जो होता है ये रिसेप्टर होता है। और इस पर कौन आता है, सेल का जो ऊपरी पोर्शन होता है, ठीक है ना, उस पर क्या लगा होता है, रिसेप्टर होता है। इसका जो एक्टिव साइट होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर, ठीक है ना। तो ये जो केमिकल मैसेंजर होता है ये क्या करता है, ये रिसेप्टर पे आता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है, मैसेज कन्वे करता है। उसमें फिर रिसेप्टर का शेप क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर ये चला जाता है, ठीक है। तो रिसेप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और केमिकल मैसेंजर होता है जो मैसेज लेकर के आता है, मैसेज का ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक कंपाउंड होगा, एंजाइम हो सकता है, कोई भी एक एजेंट है जो आएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें हमने पढ़ा था एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करता है कि जो केमिकल मैसेंजर होता है ना वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन को बाधित कर देता है। वो खुद इसके साथ इंटरेक्शन करता है या इसके साथ जाके इसके ऊपर ज्वाइन होगा और जो रिसेप्टर की जो मैसेज सेंडिंग एक्टिविटी है उसको रोक देगा, उसको इनहिबिट कर देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटागोनिस्ट कहते हैं। जैसे किसी मैसेज को ब्लॉक करना हो, जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में है, वरीड है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि उसको बार बार मैसेज उसकी बॉडी, उसके सेल को जो मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए, ठीक है। तो दूसरा इसमें एगोनिस्ट होता है बच्चों। तो एगोनिस्ट क्या होता है, जो अगर केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाती है, इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर, तो एगोनिस्ट बेसिकली क्या करता है, वो केमिकल मैसेंजर का सब्स्टिट्यूट होता है, वो केमिकल मैसेंजर की मिमिक्री करता है, ठीक है ना, और रिसेप्टर को मैसेजेज वो देना शुरू करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एगोनिस्ट कहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल चीज़ को हम लोग रखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ड्रग के बारे में हमने पढ़ा था ना कि ड्रग क्या होता है कि लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होता है जिसका एटॉमिक मास जो होता है 100U to 500U होता है, ठीक है। इसका एक टारगेट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सब इसके ड्रग टारगेट्स होते हैं। और
वो इसके साथ क्या करता है, ड्रग जो होता है इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ये पूछता है बच्चों कैसा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है, डाइपोल या वान डेर वाल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और जो ड्रग होता है वो एंजाइम को किसी तरह से ये दो काम करने से रोक देता है, ठीक है ना, कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होता है ड्रग उसको रोक देता है। तो ड्रग क्या करता है, कई बार एंजाइम के एक्टिव साइट पर ना ज्वाइन होकर के वो उसके दूसरे साइट पे जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। बच्चों ये जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। एलोस्टेरिक साइट पे वो जा कर के ड्रग जो होता है एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जाता है, उसके ऊपर वो एडजॉइन हो जाएगा और वो एंजाइम के शेप को चेंज कर लेगा। तो जो ड्रग और सबस्ट्रेट होता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एंजाइम का शेप क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या करता है कि जो ड्रग होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है, वो एंजाइम के एक्टिव पार्ट पे खुद जा कर के बैठ जाता है। तो फिर जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम के साथ रिकग्नाइज नहीं करेगा, वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हमने इसका रिवीजन किया। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एंटासिड की बात करेंगे, ठीक है ना। एंटासिड की हम बात करते हैं। तो एंटासिड बेसिकली क्या होता है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एंटासिड, ठीक है बच्चों। तो जो स्टमक वॉल होता है बच्चों, है ना, जैसे ये क्या है, ये है स्टमक वॉल, ठीक है, ये है स्टमक वॉल, ठीक है, पेट में बच्चों। तो जैसे आपने कुछ कंज्यूम किया तो यहाँ पे रिसेप्टर होता है, ठीक है, और रिसेप्टर मैसेज वो रिसीव करता है और ये क्या करता है, HCl का सिक्रेशन करता है, HCl सिक्रेशन, ठीक है। तो HCl सिक्रेशन कहाँ पे होता है, स्टमक वॉल पे। क्यों होता है, क्योंकि आप अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी को डाइजेस्ट करनी है, तो डाइजेस्ट करने के लिए HCl का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो स्टमक वॉल से HCl सिक्रेट होता है। वैसे पेप्सिन, HCl ये सब भी और भी चीज़ें, एंजाइम्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो HCl का जो सिक्रेशन होता है, अगर इसका सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए कि HCl का सिक्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी, आपके जो स्टमक में दर्द होने लगेगा, इरिटेशन टाइप का होने लगेगा ना। जैसे आप बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में जलन सी लगने लगती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग अगर आपको आती है तो इसका मतलब है कि आपके स्टमक में HCl का ज़्यादा सिक्रेशन हुआ है। तो HCl का ओवर प्रोडक्शन अगर होगा, इसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा, तो आपको क्या होगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर इसका क्या होता है बच्चों, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है ना। इफ़ क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन, किसका ओवर प्रोडक्शन, HCl का, ठीक है। इफ़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl, तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है ना, आपको चिड़चिड़ाहट, जलन होगा, ठीक है ना, पेन होगा, लाइक दैट। अगर ये काम हमेशा होता रहे तो ये क्या होगा कि HCl बेसिकली आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो क्या करेगा, स्टमक की वॉल से है ना रिएक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो वो अल्सर वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये अल्सर अगर बढ़ता जाए, अगर बहुत ज़्यादा किसी को एसिडिटी वगैरह हो रही है तो ये अल्सर जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस जो प्रोज एंड कॉन्स है कि HCl का जो सिक्रेशन है वो कम हो या उतना ही हो जितना क्या हो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंटा एसिड बेसिकली क्या करता है कि वो जो HCl का जो एक्सेस ऑफ अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज करता है, क्लियर। तो एंटासिड क्या करता है बच्चों, एंटासिड, ठीक है, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ HCl इन स्टमक, ठीक है। तो जो एंटा एसिड होता है वो एक्सेस ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, HCl है, ये एसिड है, तो एंटा एसिड मतलब बेस होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो एंटा एसिड हम लोग यूज करते हैं, जो बेस यूज करते हैं, उसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटा एसिड है, ठीक है, या फिर
स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, या फिर सोडियम सिलिकेट वगैरह, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaSCO3, MgOH होल ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस, इस टाइप के आप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एक्सेस ऑफ HCl को क्या करता है बच्चों, न्यूट्रलाइज करता है, क्लियर। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम, इसमें कौन ज़्यादा प्रेफर्ड होता है बच्चों, तो प्रेफर्ड जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और AlOH होल थ्राइस, ये ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, ये कम प्रेफर्ड होता है। वो इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये बहुत मुश्किल से डिज़ोल्व होते हैं। अब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, ठीक है, तो अगर HCl ज़्यादा होगा तो वो उसको डिज़ोल्व करेगा, तो उतना ही डिज़ोल्व होगा जितने की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आएगी नहीं, यही कंसेप्ट है बच्चों कि अगर आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है, सॉल्युबल अगर मेटल हाइड्रोक्साइड लिया है, तो ये क्या करेगा, ये उतना ही डिसोसिएट होगा जितना HCl एक्सेस में है, क्योंकि ये खुद ही डिज़ोल्व नहीं होता है, इसको डिज़ोल्व करने के लिए हथौड़ा चाहिए, कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, HCl है। तो अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, यू आर सेफ़, ये आपके स्टमक के जो pH है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन ये जो होता है बच्चों, ये इनके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, सोडियम है, समझ रहे हैं आप, तो सोडियम इसके साथ लगा है, तो इनके रेस्पेक्ट में, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट इनके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। तो क्या होगा, आपने एक गोली की जगह 1.5 गोली खा लिया है ना, 10 मिलीग्राम है, आपने 15 मिलीग्राम या ज़्यादा आपने ले लिया, तो जो भी अमाउंट अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो ये क्या है, ये बेस है, तो ये ज़्यादा pH कर देगा, तो HCl के सिक्रेशन को और ज़्यादा क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मेटल हाइड्रोक्साइड, स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू NaSCO3 व्हेन वी टॉक अबाउट द, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑफ एंटासिड, क्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि NaSCO3 ये क्या होता है, ये ज़्यादा सॉल्युबल, ठीक है ना, ये ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इट्स ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, कैन, क्योंकि इट्स ग्रेटर अमाउंट लीड्स टू ग्रेटर pH, है ना, ग्रेटर अमाउंट मेक्स, ठीक है ना, मीडियम मोर बेसिक, कौन सा मीडियम यार, स्टमक में भी तो सोल्यूशन है, मोर बेसिक विच विल फर्दर इंड्यूसेस, ठीक है ना, मोर सिक्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। तो दैट्स वाई NaSCO3 इज़ नॉट प्रेफर्ड, क्लियर। और ये जो होते हैं जैसे MgOH होल ट्वाइस है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये सॉलिड होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे Mg2 प्लस क्या होगा, 2OH माइनस एक्वस, तो ये फीबली आयोनाइजेबल है, कम सॉल्युबल होगा। तो ये आगे रिएक्शन तभी जाएगा जब यहाँ का OH माइनस कंज्यूम होगा, तो OH माइनस कंज्यूम कौन करेगा, ये HCl करेगा। तो HCl अगर एक्सेस में ऐसे मान लो 0.001 मोल है, तो ये उसी के हिसाब से बन जाएगा और उसके बाद ये सॉलिड में पड़ा रहेगा। तो ये स्टमक के pH को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं बनाएगा, ये लगभग pH 7 तक ही मेंटेन रह जाएगा। दैट्स वाई जो मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेटर एंटासिड। अब बच्चों एंटासिड जो होता है वो क्या करता है, वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl, मतलब कि ये प्रोडक्शन हो चुका है, उसको ये गया शांत करने के लिए, है ना। जैसे मान लो कहीं पे आग लग चुका है, फायर कैच कर दिया है, अब फायर ब्रिगेड आया, वो उसको बुझा दिया, तो वहाँ पे लग गया, बुझाया, तभी तक तो बहुत सारा चीज़ नुकसान हो चुका है।
अब ऐसा कुछ सिस्टम हो कि वहाँ पे कभी फायर कैच ही ना करे, कि ये ओवर प्रोडक्शन हो ही ना, है ना। तो जो एंटासिड होता है वो क्या करता है, वो कॉन्सिक्वेंस का ट्रीटमेंट है, दैट इज़ इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, कि एसिडिटी होगी, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, उसको न्यूट्रलाइज करो, ठीक है ना। तो ये सिम्टम का इलाज है बच्चों। एक्चुअल जो कॉज है, जो उसका मेन रीज़न है, उसके लिए जो है, उसका जो कॉज होता है उसके इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, या उसको भी एंटासिड कह सकते हैं, बट वो इस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो एंटासिड जो होता है, एंटासिड क्योर्स द सिम्टम ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो एंटासिड है दैट क्योर्स द ओवर प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, एसिड। तो एंटासिड जो होता है ये सिम्टम का क्या है, ट्रीटमेंट है, राइट, ट्रीटमेंट, नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल कॉज, ठीक है। ये उसके एक्चुअल कॉज का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों अब इसकी स्टडी की गई कि नहीं ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है। तो ये पाया गया कि वहाँ पे एक क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन जो है बच्चों, ये आप ऐसे, है ना, ये क्या होता है बच्चों, पायरोल होता है ना, पायरोल, ठीक है। तो यहीं पे आप एक एन लगा देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। और इधर जो है ये इथाइल अमाइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन जो होता है यही क्या करता है, स्टमक के वॉल पे जाता है, रिसेप्टर से बातचीत करता है, कहता है कि तुम और HCl को क्या करो, प्रोड्यूस करो, क्लियर। हिस्टामिन क्या करता है बच्चों, स्टमक वॉल पे जाएगा और क्या करेगा, रिसेप्टर से बातचीत करेगा, इंटरैक्ट करेगा, और क्या कहेगा कि तुम और HCl को प्रोड्यूस करो, क्लियर। तो यही है। तो इसमें क्या होता है कि सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl ऑन स्टमक वॉल या इन स्टमक, ठीक है, स्टमक इज कॉज्ड बाय हिस्टामिन, ठीक है बच्चों। तो ये जो हिस्टामिन है, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये सेल है, इसके ऊपर क्या लगा है, रिसेप्टर लगा है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, हिस्टामिन आएगा, इसको बोलेगा क्या करो, प्रोड्यूस मोर HCl, ठीक है, प्रोड्यूस मोर HCl, ठीक। दिस इज द रूल ऑफ हिस्टामिन। तो अगर किसी की एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म करनी है, ठीक है, इरिटेबिलिटी, पेट दर्द, अल्सर नहीं होने देना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, एंटी हिस्टामिन यूज़ करना होगा, क्लियर। तो हिस्टामिन इट इज़ एक्टिंग एज ए केमिकल मैसेंजर। तो एंटी हिस्टामिन जो होगा वो आएगा, वो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा खुद पहले इससे, ठीक है, और इसका जो कन्वर्सेशन है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन जो होता है, ठीक है, ये है सिमेटिडीन और रैनिटिडीन, ठीक बच्चों। ये तो ये जो एंटी हिस्टामिन होते हैं वो इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन वो क्या करेगा, वो स्टमक वॉल पे जो हिस्टामिन का क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन हो रहा था, किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, उस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा। इसके द्वारा जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा था उस मैसेज ट्रांसफ़र को क्या कर देगा,
ब्लॉक कर देगा। कौन ब्लॉक कर देगा? सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। तो ये परमानेंट क्योर हुआ बच्चों, क्लियर? ठीक है, तो एंटीहिस्टामिन, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? इट ब्लॉक्स द मैसेज, ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन हिस्टामिन, ठीक है, एंड रिसेप्टर ऑन स्टमक वॉल, ठीक है ना, स्टमक वॉल पे ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों? एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो सिमेटिडीन और क्या होता है बच्चों? रेनिटिडीन। तो वैसे स्ट्रक्चर समटाइम्स जेई एडवांस में पूछ सकता है बच्चों, है ना, कई बार आजकल वो देते हैं ऊटपटांग, तो आप उसको थोड़ा सा एक दो बार आप देख लें। वैसे नाम बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हिस्टामिन है ना, तो जहाँ भी IN आ रहा है ना, जैसे सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी है कि इसको रटें कैसे, है ना। तो सिमेटिडीन जहाँ भी IN, हिस्टेडीन जैसे टरफिनडीन, ब्रोमफिनेरामाइन, यही 4 है बच्चों, ठीक है ना। कौन कौन है? TB, ठीक है ना, CR ऐसे याद रखोगे, ये होते हैं बच्चों हिस्टामिन्स। तो T फॉर टरफिनाडीन, B फॉर ब्रोमफिनेरामाइन, ठीक है ना। C तो अभी आपने देखा ही क्या है? सिमेटिडीन, ठीक है। और R इज़ फॉर रेनिटिडीन। तो जिनके नाम में ना बच्चों, है ना, क्या आ रहा है? डीन आ रहा है, ठीक है ना, या INE आ रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? एंटीहिस्टामिन है। ये क्या है? एंटीहिस्टामिन है। जिसके नाम में क्या आ रहा है? डीन या INE आ रहा है, वो है एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो अब ये ऐसे याद रखो, TBCR है ना, BCR याद है किसी को? तो जैसे भी, ठीक है, आप इसको याद रखें। T फॉर टरफिनाडीन, B फॉर ब्रोमफिनेरामाइन एंड C फॉर सिमेटिडीन एंड R फॉर रेनिटिडीन, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये जो है ना सिमेटिडीन और जो रेनिटिडीन है ना, ये दोनों एंटीहिस्टामाइन भी है और ये एंटासिड भी है, और ये दोनों जो होते हैं ये प्योरली एंटीहिस्टामिन है। देखो ये जो हिस्टामिन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का हिस्टामिन होगा, कई प्रकार के होते हैं। हिस्टामिन जो होता है ना, वो एलर्जी भी कॉज करता है, वो टिश्यूज़ में जलन भी कॉज करता है, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को क्या होता है, धूल से, ठीक है ना, या स्मोक से, या फिर कैट फर से, है ना, बहुत सारी चीज़ों से उनको एलर्जी होती है। तो जो या फिर कफ एंड कोल्ड हो गया है ना, आपको खांसी जुकाम हो गया, तो उस समय भी क्या होता है कि आपका जो नसल कंजेशन, मतलब नाक जाम हो जाता है ना, उससे आप सांस नहीं ले पाते हैं। तो जो नसल कंजेशन होता है या एलर्जी का जो रिस्पांस होता है, ये सब भी कौन करता है? हिस्टामिन करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं टरफिनाडीन एंड ब्रोमफिनेरामाइन, ठीक है। नाम में क्या है बच्चों? बार बार बोल रहा हूँ, क्या है? डीन या INE आ रहा है, ठीक है ना। तो यही 4 हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो आता रहता है, आप कैसे रिकग्नाइज करोगे? अल्टीमेटली हमें तो स्कोर लाना है, तो इन व्हाट वे जो भी हो, जैसे भी हो, आप उसे याद रखें। तो TBCR ये हिस्टामिन है, ठीक है। तो हिस्टामिन जो होता है वो क्या काम करता है, ठीक है। एक तो स्टमक वाला जो हिस्टामिन होगा वो क्या करेगा? मैंने क्या बोला? स्टमक वाला हिस्टामिन, ठीक है ना। तो स्टमक वाला जो हिस्टामिन है वो क्या करेगा? वो पेप्सिन और HCl का सिक्रेशन करेगा। बाकी जगहों पे जो हिस्टामिन है वो एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, नसल कंजेशन कॉज कर सकता है, ठीक है ना, ये है। तो हिस्टामिन जो होता है, तो एक तो होता है कि इन स्टमक वाला जो है, ठीक है ना, कि स्टमक के वॉल वाला, वो आपको क्या करता है? सिक्रेशन ऑफ, ठीक है ना, सिक्रेशन ऑफ क्या करता है? HCl एंड पेप्सिन, ठीक है।
ये स्टमक में ये काम करेगा, हर जगह वाला नहीं। हर जगह देखो रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, मैसेंजर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर जगह रिसेप्शन अलग होगा, ठीक है। कोई छोटी दुकान होती है तो रिसेप्शन पे वही मालिक है, वही रिसेप्शनिस्ट है, वही सब कुछ है। बड़ा दुकान है तो रिसेप्शनिस्ट अलग है, मालिक अलग है, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो सेम यहाँ पे होता है कि स्टमक वाला जो हिस्टामिन है वो ये काम करेगा, बाकी वाला जो हिस्टामिन है वो एलर्जी वाला भी है ना। तो अदर जो होगा वो क्या कर सकता है, एलर्जी, ठीक है, नसल कंजेशन, ठीक है, नसल कंजेशन और इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, इन टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ ये करेगा। तो ये जो होता है कि दीज थिंग्स आर कॉज्ड बाय हिस्टामिन, अदर हिस्टामिन्स। तो उसके लिए जो है कि ये तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सिमेटिडीन, ठीक है ना, सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन, ठीक है ना बच्चों, रैनिटिडीन ये इसका इलाज है। तो रैनिटिडीन और सिमेटिडीन को आप क्या बोल सकते हैं कि ये एंटी हिस्टामिन भी है और एंटासिड है, दोनों हैं। और ये सिर्फ और जो टर्फेनाडिन एंड ब्रोमफेनारामाइन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एंटी हिस्टामिन है, ठीक है ना। तो रैनिटिडीन ये जो है ये क्या है, एंटासिड प्लस एंटी हिस्टामिन है, प्लस क्या है, एंटी हिस्टामिन है। और ये जो है, ठीक है ना, वो सिर्फ एंटी हिस्टामिन है। अच्छा, हिस्टामिन के कुछ और भी फंक्शन होते हैं कि जैसे ये जो होता है मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्रोंकाई और गट्स में जो होते हैं उनको क्या करता है कि इसको बोलते हैं पोटेंट डायलेटर, है ना। हिस्टामिन जो होता है ये क्या है बच्चों, ये होता है पोटेंट डायलेटर। मतलब ये क्या करता है ना, एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, मसल्स को, या जो भी वहाँ पे ब्रोंकाई होता है, गट्स होता है, तो रिलैक्स करता है। पोटेंट डायलीटर होता है ना, रिलैक्स अदर मसल, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सपेंशन करना, ठीक है, अदर मसल्स, ठीक है, इन ब्रोंकाई एंड गट्स। तो ये जो है बच्चों ये इसके कुछ और भी फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो एलर्जी कॉज करना है, नसल कंजेशन कॉज करना है, इन्फ्लेमेशन इन द टिश्यूज़ कॉज करना है, ठीक है ना। और कई लोगों को जो होता है कि चक्कर आते हैं ना, कुछ लोग जो है मोशन सिकनेस जिसको बोलते हैं ना, जैसे मेले में आप जाते हैं तो लोग है ना हाइट के थ्रू जब है ना रिंग में उनको या झूला में, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ कॉज्ड बाय हिस्टामिन, है ना, उनको चक्कर आ रहे हैं, डर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है दीज थिंग्स आर डन बाय हिस्टामिन, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहें तो आप बुक में भी देख सकते हैं, बट ये नाम बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर तो आप ज़रूर याद रखें, ठीक है ना, कि पायरोल बना के नाइट्रोजन लगाना है और इससे इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे इथाइल अमाइन लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन आएगा और यहाँ से यहाँ तक इसी पे है ना, यहाँ से है ना 1 2 1 2, इधर नाइट्रोजन है, इधर क्या है, इथाइल अमाइन है। तो ऐसे आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और तो जहाँ पे क्या आता है बच्चों, डीन आई या INA है, वो क्या है, वो हिस्टामिन में आ रहा है, एंटी हिस्टामिन। वो क्या है, वो सब एंटी हिस्टामिन है। पोटेंट, ठीक है ना, वसोडाइलेटर होता है जो एक्सपेंशन ऑफ मसल्स करता है, ठीक है, और अदर मसल्स को रिलैक्स भी करता है। और ये एलर्जी भी कॉज करने का मेन रीज़न है, नसल कंजेशन करने का भी ये मुख्य कारण होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टामिन, ठीक है। अब जैसे इफ़ यू वांट कि जैसे अगर आपको सिमेटिडीन बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से ठीक है, जैसा वो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, सेम जो है आप ऐसा बना लेंगे। और उसके बगल में जो है यहाँ पे है CH3 है, ठीक है, और
ठीक है। एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अपने से भी। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे सल्फ़र आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बीच में इथाइल ग्रुप आ गया। उसके बाद फिर है NH, ठीक है। और NH से कार्बन लगा हुआ है जिस पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे है NHCH3, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है और यहाँ पे क्या आएगा CN। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिमेटिडीन। तो मतलब मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बट एक बार जो है वो आप इसको देखे रहें, नाम जरूर याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे ही राइनिटिडीन होगा, यहाँ पे पायरोल की जगह फ्यूरान आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे CN की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है बच्चों। तो ब्रोमो TBCR याद रखेंगे, क्या रखेंगे, TBCR, टर्फिनाडीन, ब्रोमोफिनरामाइन और सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ठीक है ना। तो एंटासिड देखा हमने और हिस्टामिन देखा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रंक्विलाइजर्स की। तो ट्रंक्विलाइजर्स और एक आगे आएगा एनाल्जेसिक्स, ठीक है बच्चों। तो ट्रंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। ट्रंक्विलाइजर क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग का मतलब होता है कि जो भी सेल या न्यूरॉन्स, ठीक है ना, के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो नर्व और ब्रेन है ना, नर्वस सिस्टम होता है ना, तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है ना, जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है उसको अफेक्ट करता है। कौन अफेक्ट करता है, ट्रंक्विलाइजर्स, ठीक है ना, ट्रंक्विलाइजर, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, इट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज़ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। इसका इस्तेमाल जो है कहाँ पे करते हैं, जब जैसे जो इमोशंस और जो मेंटल डिजीज़ होता है ना, जो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, तो वहाँ उन सब चीज़ों का, मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये हो गया ना कि चाहे वो सीवियर हो चाहे माइल्ड हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ट्रंक्विलाइजर का, ठीक है। और ये स्ट्रेस या फटीग या फिर इरिटेशन, कोई बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है ना, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, मानसिक तनाव में रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाइपर टेंशन में आ जाते हैं। तो जो इमोशन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रंक्विलाइजर का। क्लियर। तो ये जो होता है, पहली बात कि ये क्या है बच्चों, न्यूरोलॉजिकली, है ना, क्या है, एक्टिव ड्रग है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग which affect the message transfer mechanism between brain, nerves, neurons like that, ठीक है ना। तो ये जो होता है अफेक्ट, ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंटल, ठीक है ना, डिसऑर्डर है, चाहे वो माइल्ड हो या वो
सीवियर हो, इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रंकुलाइज़र का। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, इरिटेबिलिटी है, ठीक है, स्ट्रेस हो, इरिटेबिलिटी हो, ठीक है, टेंशन है, ठीक है, हाइपर टेंशन है, हाइपर टेंशन, ठीक है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, जैसे किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच हो चुका है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर चुका है, ठीक है ना, हाइपर टेंशन है ना, कि रात भर नींद नहीं आती है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ, है ना, ये सब क्या होते हैं बच्चे, इमोशन से जो रिलेटेड डिजीज़ है, जो मेंटल से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रंकुलाइज़र का। अब जैसे कोई भी आदमी, जैसे कि मान लो कि डिप्रेशन फील करता है ना, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे, है ना, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, मतलब आप अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं किसी के सामने, है ना, यू बिकम सो साई, और आप अकेले में रहना पसंद करते हैं, दूसरे के सामने आप फेस नहीं करना चाहते हैं। तो दीज आर सम काइंड ऑफ, है ना, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, कि आप बहुत ज़्यादा जब आप लो फील करने लगे, अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, सुसाइड काइंड ऑफ फीलिंग आने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है ना, तो ये सब जो होता है बच्चों, वो क्या है, दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप लो फील करते हैं तो एक बॉडी में क्या होता है, एक होता है नोरेड्रेनलिन, ठीक है ना, तो जो नोरेड्रेनलिन होता है उसका अगर लेवल कम होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं नोरेड्रेनलिन, ठीक है ना, अगर इसका ब्लड में लेवल कम होता है तो जो मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है वो स्लो होने लगता है, ठीक है, और दैट्स वाई पर्सन स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमें एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट जो होता है वो उस एंजाइम को जा कर के, ठीक है ना, इनहिबिट करता है, जो नोरेड्रेनलिन के डिग्रेडेशन के लेवल को क्या करता है बच्चों, कैटेलाइज करता है, ठीक है ना। तो एक होता है बच्चों इम्पॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोरेड्रेनलिन, ठीक है। अगर इसका लेवल किसका लेवल, नोरेड्रेनलिन का लेवल कम होता है, ठीक है ना, कम होता है तो मैसेज, ठीक है ना, मैसेज ट्रांसफ़र क्या होता है बच्चों, कम होता है, लो होता है, ठीक है, एंड पर्सन स्टार्ट फीलिंग, ठीक है ना, डिप्रेस। तो आप किसी दिन की कोई बात पे बहुत लो फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके ब्लड में जो नोरेड्रेनलिन है इसका जो लेवल है, ठीक है ना बच्चों, ये कम हो चुका है, ठीक है, इसका जो लेवल है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अब एंटी डिप्रेसेंट जो होता है वो आता है, वो उस एंजाइम को पकड़ता है, ठीक है, वो कहता है कि तुम इस लेवल को, इस जो नोरेड्रेनलिन है इसके लेवल को कम करने के लिए क्यों कैटेलाइज कर रहे हो। एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। तो वो एंजाइम जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को कैटेलाइज, है ना, कम करने के लिए जो कैटेलाइज कर रहा है उसको जाके क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है ना। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या होगा बच्चों, तो एंटी डिप्रेसेंट जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी में जाएगा और उस एंजाइम को पकड़ेगा जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को डिग्रेड कर रहा है। क्या बोला हमने, जो नोरेड्रेनलिन के लेवल को डिग्रेड कर रहा है, वो कम कर रहा है, ठीक है ना। तो एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेसेंट जो होता है ये क्या करता है, ये उस एंजाइम को क्या करता है, इनहिबिट करता है
जो नोराड्रेनलिन के लेवल को कम करने के लिए कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कि वो एंजाइम जो नोराड्रेनलिन के लेवल को कम कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। तो एंजाइम तो कैटेलाइज ही करता है ना, तो कैटेलाइज क्या कर रहा है, नेगेटिव सेंस में कर रहा है कि कम करो, तो ये उसको जाके रोक देगा। कौन रोक देगा, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ जो है कई सारे इसमें नाम हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब इस नाम को कैसे याद रखा जाए, ये एक बिग चैलेंज है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप इसको, जैसे जो एंटी डिप्रेसेंट है वो इसमें है INT, I फॉर इप्रोनाइजिड एंड P फॉर फिनेल्जीन। ठीक है ना, इसका क्या नाम है, इप्रोनाइजिड। ठीक है, इसका नाम है फिनेल्जीन। ये दोनों क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। ठीक, IP, इप्रोनाइजिड एंड फिनेल्जीन, मतलब जिनके नाम में Z आ रहा है बच्चों, ऐसे याद रखो, ये एंटी डिप्रेसेंट है जिनके नाम में क्या आ रहा है, Z आ रहा है। ठीक है ना, Z आ रहा है, IP। क्लियर, तो जैसे भी यहाँ आया ZIP, जिप याद रखो, है ना। जिप क्या करता है, वो चीज़ों को कम कर देता है। तो जो पर्सन लो फील करता है, ठीक है ना, जिप फोल्डर होता है ना विंडोज़ में, है ना, जिप फाइल होता है, तो आप कंप्रेस करते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट जो होता है वो उसको क्या कर देगा, कंप्रेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे भी याद रखें, जिसके नाम में Z आ रहा है वो क्या है बच्चों, एंटी डिप्रेसेंट। और उसी तरह से एक और है बच्चों, एक है CHEM, केमिस्ट्री आपको याद होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो है ये होता है क्लोर डायाजेपोक्साइड। ठीक है, उसी तरह E होता है, E फॉर इक्वेनिल होता है, इक्वेनिल। और M फॉर होता है मेप्रोबामेट। ठीक बच्चों, तो ये भी क्या होते हैं, ट्रंकुलाइजर्स होते हैं। जो इक्वेनिल होता है ये हाइपरटेंशन और डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, कौन करता है, इक्वेनिल। किसको करता है, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, दोनों को क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है बच्चों, ट्रीट करता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो जिसके नाम में Z आ रहा है, देखो क्लोरोडायजेपोक्साइड आया, ठीक है ना, इप्रोनाइजिड आया, फिनेल्जीन आया। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लगेगा, हमें भी लगा था, आपको भी लगेगा, सबको लगता है। कोई भी आप नई चीज़ पढ़ते हैं, नए टर्म्स आते हैं, नई टर्मिनोलॉजी आती है, तो इट टेक सम टाइम, बट ट्राई टू, है ना, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। तो एक हमने हिंट दिया है कि Z इनके नाम में आ रहा है। केम, है ना, क्लोर डायाजेपोक्साइड। इक्वेनिल ऐसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेनिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इक्वेनिल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है, इक्वेनिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है कई बार। तो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन, तो इक्वेनिल मतलब सोचो जो इक्वल कर रहे हैं ना, कि माइंड हाइपरटेंशन क्या होगा, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, लो करेगा। डिप्रेशन क्या है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव होना और ज़रूरत से ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होना। ठीक, तो ये दोनों का लेवल बराबर लाए तो उसका नाम क्या है, इक्वेनिल है। तो जैसे भी आप रिलेट कर लें, है ना, आपको याद होना चाहिए, बस यही है, याद का ही मार्क्स मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो केम याद रखना है, क्लोरोडायाजेपोक्साइड, Z आ रहा है, Z यहाँ पे। ठीक है, तो Z आ जाएगा, है ना। केम, E फॉर इक्वेनिल बता दिया,
है ना, मेप्रोबामेट। अब इक्वेनिल का जो स्ट्रक्चर है वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सबका स्ट्रक्चर भी याद रखें, है ना, बट एक बार उसको थोड़ा सा देखे ज़रूर रहें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना देखें, थोड़ा सा उसको केयरफुली देख लें, ठीक है ना। तो इक्वेनिल में कि इक्वल ग्रुप लगा है, आमने सामने इक्वल ग्रुप, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ठीक है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, CONH2 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे OCONH2 लगा है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, इक्वेनिल है, OCONH2। तो ऐसे याद रखो, आमने सामने इक्वल ग्रुप लगा है, क्लियर। ये है इक्वेनिल, इक्वेनिल। और दूसरा है मेप्रोबामेट, तो सेम है, मेप्रोबामेट में बस यहाँ पे लगा देना है N प्रोपाइल ग्रुप, ये हो जाएगा मेप्रोबामेट, ठीक है बच्चों। तो ये है मेप्रोबामेट, इसका नाम है मेप्रोबामेट, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेनिल जो होता है वो हाइपरटेंशन और किसको ट्रीट कर रहा है, डिप्रेशन को, ठीक है। इप्रोनाइजिड और ये एंटी डिप्रेसेंट आप बोल सकते हैं। तो यही पूछेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी डिप्रेसेंट, मैचिंग कॉलम पूछ सकता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इस मेडिसिन का क्या यूज है, मैट्रिक्स मैचिंग बना देगा कि ये हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहा है, ये डिप्रेशन को ट्रीट कर रहा है, ये एसिडिटी को ट्रीट कर रहा है, क्लियर, ये नसल कंजेशन को ट्रीट कर रहा है, क्लियर। तो वहाँ पे TBCR याद रखना है ना, यहाँ पे IP केम, है ना, आगे भी है बच्चों, आगे है वैलियम, है ना। तो ये सब जो होते हैं, बारबीट्यूरिक एसिड होता है एक, क्या होता है, बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिया और यूरिया और मेलोनिक एसिड का जो डेरिवेटिव होता है, 5,5 डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो बारबीट्यूरिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है ना, आर ऑल्सो ट्रंकुलाइजर, ये होते हैं हिप्नोटिक, है ना। हिप्नोटिक मतलब आप इसको अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको, है ना, नींद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, मदहोशी काइंड ऑफ थिंग। तो हिप्नोटिक, है ना, तो हिप्नोटाइज करना आपने, है ना, अपने वश में कर लेना, आप समझते हैं। तो हिप्नोटिक काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। तो इनके नाम में जो होता है ना बच्चों, ये स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग, मतलब ऐसा पिल, है ना, जिसको खाने से आपको नींद आने लगे, तो उसको हम लोग हिप्नोटिक, या ये सब बारबीट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, 5,5 डेरिवेटिव ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड। तो इनके नाम में L आता है, ठीक है ना, नाम में क्या आएगा, L आएगा लास्ट में, ठीक है। तो जैसे ये है बच्चों वरोनल, ठीक है ना, एमाइटल, ठीक है, और नेम्ब्यूटल, ठीक है, और ल्यूमिनल, सीकोनल, ठीक है। तो ये सब बारबीट्यूरिक एसिड के क्या है बच्चों, डेरिवेटिव है। बारबीट्यूरिक एसिड जो होता है वो कैसे बनता है, यूरिया और मेलोनिक एसिड, है ना, कैसे बनता है, यूरिया और मेलोनिक एसिड से बनता है, उसके कंडेंसेशन से बनता है। मेलोनिक एसिड क्या होता है बच्चों, बताया था हमने, ओम्स गा, है ना, नहीं बताया हूँ आप लोगों को, तो ओम्स गा होता है, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, ठीक है ना, ये सब भी काम आता है बच्चों, ओम्स गा। तो ये O फॉर ऑक्जेलिक होता है ना, M फॉर मेलोनिक होता है, S फॉर सक्सीनिक होता है ना, G फॉर ग्लूटारिक होता है, एंड A फॉर एडिपिक होता है बच्चों। ये सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनमें 2 COH लगा होता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक।
तो जो बारबिट्यूरिक एसिड होता है ये क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है, ठीक है ना, यूरिया और प्लस मैलोनिक एसिड, 3 कार्बन, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या बस बच्चों बढ़ाते जाओ। इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है, ऑक्जेलिक में, मैलोनिक में 3 कार्बन होगा। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसी को कंडेंस करा दोगे तो H2O निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये हो गया ना CO, अब यहाँ पे क्या आएगा, NH आएगा, इधर भी क्या आएगा, NH आएगा, ठीक है। और यहाँ पे CO ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, CH2। ये है बारबिट्यूरिक एसिड। H2O निकाल देंगे यहाँ से, एक H और OH और H, ये तो बारबिट्यूरिक एसिड ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के जो है वो क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन डेरिवेटिव है, ये वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल और सिकोनल। अब ये कैसे याद रखना है, अगर मैं याद कर लिया हूँ तो तुम भी याद रख सकते हो, ठीक। कैसे याद करेंगे, देखो इसमें इसके अलावा और भी हैं, वैलियम, सेरोटोनिन, ठीक है ना, ये भी है इसमें। तो एक है बच्चों वैलियम एंड सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, ट्रंकुलाइजर्स होते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग, हिप्नोटिक, ठीक है ना, स्ट्रेस को ट्रीट करने वाला, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने वाला, ठीक है ना, मेप्रोबामेट है ना। तो ये सब जो है मेप्रोबामेट तो वहाँ पे था, ठीक है। तो ये हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें बस ऐसे याद रखो बच्चों, VVS है ना, LANS, मतलब VVS लक्ष्मण है ना, नाइस शॉट। VVS लक्ष्मण क्या था, क्रिकेटर था, जैसे भी आप याद रखें, ठीक है ना। तो ये मतलब है कि यह है VVS लक्ष्मण, ठीक है ना, नाइस शॉट। तो ऐसे आप याद रख लो। तो V फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, वैलियम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा V फॉर अभी बताया था, वारोनल है ना, ऐसे। S फॉर सेरोटोनिन, ठीक है, या इसको यहाँ रखो, ठीक है। S फॉर सिकोनल रखो, L फॉर ल्यूमिनल, ठीक है, A फॉर एमाइटल, N फॉर नेम्ब्यूटल। तो ये सब क्या है बच्चों, ये इतने सारे क्या हैं, ये बारबिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये पूछ सकता है आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन है ना बारबिट्यूरिक एसिड है। तो ऐसे VVS लक्ष्मण, नाइस शॉट, ये याद रखो। तो एक्सट्रीम लास्ट में, फर्स्ट में है वैलियम और लास्ट में क्या है, सेरोटोनिन, ठीक है बच्चों। बस ये हो गया, ठीक है। तो यही है बच्चों ट्रंकुलाइजर। तो ट्रंकुलाइजर जो होते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होते हैं। ये स्ट्रेस, फटीग, ठीक है ना, हाइपरटेंशन, इरिटेबिलिटी, ठीक है ना, मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना, डिप्रेशन, इन सब को ट्रीट करता है, ठीक है। तो प्रोनाइजिड हमने देखा था, फेनलजाइन देखा था, क्लोरोडाइजापैक है ना, पॉक्साइड देखा था, इक्वेनिल देखा था, है ना, मेप्रोबामेट देखा था। उसके बाद VVS लक्ष्मण, नाइट शॉट, क्लियर, VVS लक्ष्मण, नाइट शॉट। ये बस बच्चों क्या करोगे, याद रखोगे। तो इतने से आपका है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको इसी में से मिल जाए, और आएगा तो इसी में से आएगा, बाहर का नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने एक तो देखा था IP, दूसरा देखा था CHEM, केम देखा था, है ना, CHEM। तीसरा क्या देखा, VVS, ठीक है, VVS लक्ष्मण, ठीक है ना, LAN है ना, VVS है ना, लक्ष्मण, NR है ना, नाइस शॉट, ठीक है, लक्ष्मण नाइस शॉट।
तो यहाँ पे ये जो है ये सब क्या होते हैं, बारबिटूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये हिप्नोटिक भी होते हैं, ठीक है ना, स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो स्लीप प्रोड्यूसिंग जो पिल होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं। कौन कौन? वारोनल, सेकुनल, जिनके नाम में एल आ रहा है, वारोनल, सेकुनल, लुमिनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।